आइए आज हम लोग कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। यह कूलाम के नियम में वेक्टर स्वरूप की बात क्यों आई? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और जो इसमें डिस्प्लेसमेंट है आर, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हमें वेक्टर स्वरूप की चर्चा करनी है। चलिए इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, जो A पॉइंट और B पॉइंट पर रखे गए हैं। इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो R है। क्या है? हाँ। चाहे Q1 के सापेक्ष Q2 के डिस्टेंस हम ये R12 ले, या Q2 के सापेक्ष Q1 का डिस्प्लेसमेंट R21 ले। इन दोनों का मॉड इक्वल होगा और किसके बराबर होगा? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर, जो स्मॉल आर है। सिमिलर चार्ज, सपोज दैट Q1 एंड Q2 आर सिमिलर चार्जेस। ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, एक जैसे चार्ज हैं, आवेश हैं। तो क्या होगा? इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा। रिपल्सिव नेचर का होगा तो जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग चार्जेस है, इनके आउटसाइड एरिया में, आउटसाइड डायरेक्शन में ये फोर्सेस लगेंगे। मान लेते हैं F1 फर्स्ट चार्ज पर सेकेंड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो F12 है। क्या है? F12 किधर लग रहा है? बाईं तरफ। इसी तरह से सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो F21 है और ये राइट साइड में लग रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए ये जो डिस्टेंस है, यहां देखो, दूसरे चार्ज के सापेक्ष पहले चार्ज की जो पोजीशन है वो इधर है। किधर है? बाईं तरफ। और पहले के सापेक्ष जो दूसरे की पोजीशन होगी वो दाहिनी तरफ, जो वेक्टर होगा दाहिनी तरफ होने के कारण उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो दाहिनी तरफ होगा। यानी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो एक डायरेक्शन ये हो जाती है और एक डायरेक्शन ये। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ सेकेंड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट R21। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21 क्या, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? R12 क्या। यूनिट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जरा फिगर पे गौर करें तो F12 किधर लग रहा है? यूनिट वेक्टर R12 की डायरेक्शन में। और F21 किधर लग रहा है? सॉरी, F21 गलत बोल गए। F21 जो फोर्स लग रहा है वो राइट साइड में, और राइट साइड में है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन 1, 2, और इधर F12 जो फोर्स है वो बाईं लेफ्ट साइड लग रहा है। तो लेफ्ट साइड जो डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर है R21। ठीक है, अब हम इसी फर्स्ट पर कूलॉम्स लॉ अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F
F12 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के या Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी? F12 की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड का यूनिट वेक्टर ये है R21 कैप। R21 कैप यहां देखिए R21 कैप क्या होगा? R21 कैप किसका है? R21 पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो इसमें मॉड होगा इनटू R21 कैप। यहां से हम R21 कैप निकालें तो वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R21 अपान R। देखो ऊपर R21 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R21 इज इक्वल टू R, हमने R के बराबर कर दिया। हाँ, ठीक। अब इस R कैप 21 को रिप्लेस कर दें, R21 कैप की जगह पर हम लिख देंगे वेक्टर R21 अपान R, तो इसका स्वरूप बदल जाएगा। ये रिलेशन अब हो जाएगा F वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान, जब देखो यहाँ R2 की जगह पर R स्क्वायर है ना, तो R की जब यहाँ रख दे, यहां से ले ले ये R21 स्क्वायर, और यहां पर हम R कैप की जगह पर ये रिलेशन रख, ये वाला रिलेशन रख देंगे, ये वाला, तो हो जाएगा अपॉन मॉड ऑफ R21। ये देखो एक स्क्वायर यहां पर है और एक पावर यहां पर है, दोनों मिलकर के 3 पावर हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R21 Q और R21 वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है? कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। जिस तरह से हमने यहां देखो, जिस तरह से हमने F12 के लिए कैलकुलेशन किया, उसी तरह से F21 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी जगह पर R12 हो जाएगा और यहां R12 हो जाएगा। देखो इसको मिटा दें, ऊपर इसी तरह से सिमिलरली F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है के Q1 Q2 अपान, यहां R21 इसलिए लिया गया क्योंकि F12 की डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन है, लेकिन F21 की डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन है, इसलिए यहां हो जाएगा मॉड ऑफ R12 वेक्टर Q, और यहां 12 ये Q2 चार्ज पर लगने वाला फोर्स, ये Q1 चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, ये Q2 चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। तो इस तरह से हमको दो रिलेशन मिल गए, यही दोनों रिलेशन वेक्टर फॉर्म कहलाते हैं। और क्या चीज इसमें देखिए ये जो हमारा R12 है, वेक्टर R12 पोजीशन वेक्टर, वेक्टर R12 पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में था, और वेक्टर R21 डायरेक्शन वेक्टर राइट डायरेक्शन में था। ठीक है, राइट, सॉरी, R12 की डायरेक्शन राइट थी और R21 की डायरेक्शन लेफ्ट थी। दोनों यूनिट वेक्टर है, इसलिए इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, 1 के बराबर। इनको क्या है, रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है इनमें, चूंकि देखो वेक्टर R12 इज
इक्वल टू माइनस वेक्टर 2r1 इसकी डायरेक्शन को अगर हम पलट दें तो ये भी r12 जैसा हो जाएगा ना। तो वेक्टर r12 इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर r21। ऐसी स्थिति में यहां जहां r12 है, ये जहां ये r12 है उसकी जगह पर हम रख दें माइनस r21 मिलेगा। इसलिए F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन और क्या यहां से एक चीज और हो सकती है, मॉड जो होगा दोनों का सेम होगा और उसको हमने r के बराबर मान रखा है। तो यहां पर इस जगह पर r12 की जगह पर हम r रख दें तो क्या r21 माइनस r21 माइनस साइन पहले आ गया। तो F21 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान वेक्टर R21 क्यूब और ये R21। ये क्या है, कितने हिस्से को अगर हम देखें राइट साइड वो यही है ना, ये सेम पोजीशन है। राइट साइड वाला जो फैक्टर है वो यही फैक्टर है, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर दें। इस पूरे इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको रिप्लेस कर दें F12 से, तो हमें मिलेगा F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ठीक, ये हमको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 हैं हमारे पास, उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एक पर लग रहा है, पहले पर लग रहा है F12 और दूसरे पर लग रहा है F21। ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं, यानी इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, जो इस बात को सिद्ध करती है, इसको प्रूव करती है कि कूलॉम्स लॉ के अनुसार जो दो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं वो चार्जेस पर इक्वल अमाउंट के होते हैं लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट। यही कारण है कि Q1 और Q2 का रेशियो चाहे जो हो, लेकिन उन पर लगने वाले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं उनका रेशियो सदैव 1:1 ही होता है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कूलॉम्स लॉ को जब भी हम कहीं भी अप्लाई करेंगे तो यह जरूरी है कि जो चार्जेस हो वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, क्योंकि पॉइंट चार्जेस के लिए ही कूलॉम्स लॉ बनाया गया है। अगर कोई ह्यूज ऑब्जेक्ट है, बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हम कूलॉम्स लॉ लगाना चाहते हैं तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि उस पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो स्प्रेड नहीं है बल्कि किसी एक पॉइंट पर सेंटर्ड है, किसी एक जगह पर रखा हुआ है। वो सेंटर ऑफ मास हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जैसे हम मास में क्या है, बड़े ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उस पर अगर हम ग्रेविटेशनल लॉ लगाना चाहते हैं तो हम टोटल ऑब्जेक्ट का मास उसके सेंटर ऑफ मास पर सेंटर्ड मान करके कैलकुलेशन करते हैं ना। वैसे यहाँ पर भी अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, उस पर चार्जेस हैं बिखरे हुए हैं, तो वो हम कूलॉम्स लॉ को वहाँ तभी लगा पाएंगे जब उन चार्जेस को किसी एक पॉइंट पर सेंटर्ड मानेंगे, अन्यथा कूलॉम्स लॉ लागू नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है कूलॉम्स लॉ का, कि कूलॉम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए दिया गया है। ठीक है।